हिजड़ों की जनगणना कराई जा सकती है, जानवरों की जनगणना कराई जा सकती है, तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती। भारतीय जनता पार्टी का जो प्राण वायु है वह धार्मिक मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान है, शमशान और कब्रिस्तान है, विद्यालय और मदरसा है, भारत और पाकिस्तान है कि उत्तर प्रदेश के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है इनका निजीकरण कर दिया गया, निजी क्षेत्रों में चला गया। सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, सियासत में पिछड़ों का होना जरूरी है, सियासत में दलित पिछड़े शोषित वंचितों का होना जरूरी है। अब वहां तक पहुंचा दिया गया तो आप कह रहे हैं इससे काम नहीं चले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग करेंगे कि जितने भी चाहे बीएसएफ के, सीएसएफ के, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के जितने भी जवान सीमा पर अपने जान की बाजी लगा करके हथेली पर रख करके जो देश की अस्मिता के लिए, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, सारे सैनिकों को चाहे सैनिक हो चाहे जैसे भी हो, सबको पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने को है। इससे पहले जो बजट सत्र हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखे, क्या हलचल, क्या हंगामा हुआ अडानी को लेके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, क्योंकि कहा जाता है ये छोटा पार्लियामेंट है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा, किन मुद्दों पर बातचीत होगी। रामचरितमानस का मुद्दा बहुत ज्वलंत, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम शूद्र हैं कि नहीं, ये हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे। इसके अलावा जो कानपुर में हुआ उसकी आवाज़ क्या विधानसभा में उठाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार का बजट सत्र जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएगा या फिर कुछ प्रोडक्टिव, कुछ जो हम हासिल कुछ इस सत्र से कर पाएंगे कि नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रामलोटन निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। जी जी धन्यवाद। क्या लगता है सर बजट, इस बार के बजट सत्र में क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा का कल से जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है और जहां तक है हम लोगों को पूरी ये संभावना है कि जैसे कि बिहार से रामचरितमानस, बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति पर जो हवा चली थी, उत्तर प्रदेश में आते आते रामचरितमानस की दोहों और चौपाइयों तक सीमित हो गई। और जहां तक ये हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कल से जो विधानसभा का, विधान परिषद का जो सत्र चलेगा, और जहां तक है कि वह धार्मिक मुद्दों पर ही जो है कि उस पर मारामारी शुरू होगी। जो असल मुद्दे हुए हैं जो प्रतिपक्ष को उठाया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के जो नेता है, और कह लीजिए प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी हैं। और जो मुद्दे आज चल रहे हैं, जैसा कि आज मैंने बड़ा सुखद समाचार मुझे दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी जो हम लोगों का आज से नहीं 2009 से जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं, मांग उठाते रहे हैं कि ओबीसी की जातिवार जनगणना के लिए समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ा आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो मुद्दा है, क्योंकि बिहार सरकार आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जो चाचा और भतीजे के रूप में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, आज बिहार में जातिवार जनगणना चल रही है। और कुछ हमारे जो है सवर्ण समाज के लोग जो बिहार में जातिवार जनगणना जो है नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो है कि वहां पर शुरू की, तो लोग इसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, जो राज्य सरकार कर रही है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम लोगों की भी ये मांग है। और जहां तक समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को जो सबसे बड़ा मुद्दा आज का अहम है कि जब SC ST की जातिवार जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की होती है, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की होती है। और यही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि यह कैसे विडंबना है कि घड़ियाल की, मगरमच्छ की, भालू की, बंदर की, शेर की, जानवरों की जनगणना होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि गाय को आधार कार्ड देने की बात करती है। जब हिजड़ों की जनगणना कराई जा सकती है, जानवरों की जनगणना कराई जा सकती है, तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती। मैं मांग करता हूं कि ओबीसी की जातिवार जनगणना यह संवैधानिक है और कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए हर जातियों का एक आंकड़ा होना चाहिए। इस मांग को जो है 2009-10 के दौर में जो है हम लोगों के समाजवाद के प्रखर नेता और सामाजिक न्याय के महान योद्धा परम पूज्य शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने जो है कि संसद के गलियारे में ओबीसी की जातिवार जनगणना की मांग किया था। और लंबी संघर्षों के बाद जो है
चर्चा और परिचर्चा के बाद यूपीए 2 की सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, 2011 का जो सेंसस हुआ था वह सोशियो इको कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पर हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए थे तो ये बड़े जोर शोर से कहते थे कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन करने का काम करती थी और राजनीति में मैं बहुतों के लिए अछूत हूँ। लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और दलितों का होगा, वंचितों का होगा। इन्होंने जो है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला था वो पिछड़ों को भ्रमित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बहुत बड़ा प्रोपगंडा किए के लिए काम किया। तो एक बार दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर एक बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। देखिए 29 तो मंत्री हैं ओबीसी और एससी के केंद्र में और 29 मंत्री यहाँ भी हैं। उत्तर प्रदेश में 90 विधायक हैं ओबीसी के, 67 एससी और एसटी के विधायक हैं। क्या चाहिए फिर आपको? मंत्री और विधायक से काम नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार चाहिए, नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए। किसी के सांसद विधायक बनने से समाज का परिवर्तन नहीं होगा, समाज का परिवर्तन जातिगत आंकड़ों के आधार पर होगा। और जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत कि हमारे बच्चों को जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी तक आप कहते रहे कि हमें सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, सियासत में पिछड़ों का होना जरूरी है, सियासत में दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों का होना जरूरी है। अब वहां तक पहुंचा दिया गया तो आप कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। देखिए अभी तक देखा जाए, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है। जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो जो निजी क्षेत्र के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं और चाहे मैनेजमेंट के कॉलेजेज हैं, उन्होंने जो है कि 27% ओबीसी को आरक्षण कोटा दिए थे, 22.5% एसटी और एससी को दिए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो पिछड़ों के वोट बैंक की बदौलत ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और सरकार बनते ही इन्होंने जो है निजी विद्यालयों में जो आरक्षण कोटा ओबीसी एससी एसटी का था उसको खत्म करने का काम किए और बड़े खेत के साथ कि अभी इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ 5वां G20 का हुआ, अभी कल का समाचार मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उनका निजीकरण कर दिया गया, निजी क्षेत्रों में चला गया। लौटर राम निषाद हो, चाहे अमित यादव हो, चाहे कोई हमारे जो है कि जाटव समाज के हो, लोहार, पाल, सोनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, गुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, तमाम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, खोंचा वाले हैं, चाय पान की दुकान चलाने वाले हैं। अब तो उनके बच्चों की पढ़ाई अगर करना चाहेंगे पॉलिटेक्निक कैसे कर पाएंगे? अभी तक तो 10,700 रुपया फीस लगती थी, अब तो लाखों में फीस वसूल की जाएगी। तो यह गरीब गुरबा समाज का खोंचा लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला का बेटा कैसे पढ़ेगा? तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आरएसएस के संचालक रहे गुरु गोलवलकर, जो 2 किताबें उन्होंने लिखा था, बंच ऑफ थॉट और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें यह व्यवस्था 2-3 बड़ी अजब ढंग की रही है कि अगर देश में लंबे समय तक शासन करना है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, सारे संस्थानों को, उपक्रमों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, सरकारी संस्थानों को, उपक्रमों को निजी हाथों में अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। आप चले जाइए लखनऊ के एयरपोर्ट पर, अडानी एयरपोर्ट लिखा है, दिल्ली का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, अडानी ग्रुप को चला गया, बंबई का एयरपोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा में बड़ा विवाद अडानी को लेके हुआ, कई दिन तक सत्र चल नहीं पाए। तो क्या विधानसभा में, यूपी की विधानसभा में हम लोग वो देखेंगे कि अडानी की जो संपत्ति में, अडानी के शेयर्स में जो गिरावट आई, LIC, SBI की उसमें लोन दिया गया था, तो इस पे बात क्या विधानसभा में होगी? देखिए हमारा पूरा विश्वास है कि जो यह सत्र वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लिए कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं में कितने बजट की आवश्यकता है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि जनहितकारी मुद्दों पर जो है कि वह चर्चा न करा करके वह सारे जो है कि सदन की कार्यवाही को धार्मिक मुद्दों पर उलझा करके, रामचरित मानस की चौपाइयों और दोहों पर उलझा करके
असल मुद्दों से जो है कि किनारा कसने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्राण वायु है वह धार्मिक मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान है, शमशान और कब्रिस्तान है, विद्यालय और मदरसा है, भारत और पाकिस्तान है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पूरे जो है कि सदन की कार्यवाही को रामचरितमानस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए, उठा पटक गाली गलौज करते हुए खत्म करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पर चर्चा करने से पीछा छुड़ाती है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू है, कई राज्यों में ओपीएस जो है वो लागू किया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा। ओपीएस की मांग काफी सरकारी कर्मचारियों की बहुत है, क्या इस बार उस पर भी बात विपक्ष की तरफ से होगी या सरकार की तरफ से? संभावना है कि क्योंकि जो ओपीएस की मांग, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बरकरार करने की मांग करने वाले जो संगठन हैं वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिले, और कांग्रेस पार्टी जहां जहां, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहां ओपीएस को लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग करेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था इस बार की जी, तो चर्चा निश्चित रूप से पार्टी करेगी। यह तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, विधानमंडल दल के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, विधायकों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पेंशन व्यवस्था को खत्म करने का काम किया था। जो अपने को जवान की, किसान की हितैषी बनती है, आज हमारे सीआरपीएफ के जवान है, अर्धसैनिक बल के जवान है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैं तो मांग करता हूं कि जितने भी, चाहे बीएसएफ के, सीएसएफ के, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के जितने भी जवान सीमा पर अपने जान की बाजी लगा करके, हथेली पर रख करके जो देश की अस्मिता के लिए, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, सारे सैनिकों को, चाहे अर्धसैनिक हो, चाहे जैसे भी हो, सबको पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें सही मरने के बाद शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आर्मी की भर्ती व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। यह हम लोगों की मांग है, यह नौजवानों की मांग है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रामलोटन निषाद जी। बजट सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुरू होने वाला है, क्या किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या ये भी बड़ा सवाल है इस बार कि क्या सत्र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या फिर हंगामों में सत्र बीत जाएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।